हेलो एवरीवन, मैं हूं अंजलि। स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल भारत जीके विद अंजलि में। और आज की अपनी क्लासेस होने वाली हैं एसएससी एमटीएस की 34 नंबर की क्लासेस। आई होप आपने सारी क्लासेस बहुत अच्छे से अटेंड करी होगी। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस अपने नए सेशन की। साथ ही अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो ये मेरी आईडी है, आप जरूर फॉलो करें। अंजलि भारत जीके 0968 ये मेरी आईडी है। चलिए, अभी नई न्यू वैकेंसी भी आपकी आ चुकी है एसएससी एमटीएस की। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो जरूर भरें। इसके ऊपर भी मैं वीडियो लेके आ चुकी हूँ नोटिफिकेशन का। अभी मुझे कमेंट आया था कि इसके लिए मैं रणनीति भी लेके आऊँ, तो वो भी मैं लेके आ जाऊँगी। और एक और बहुत ही अच्छा कमेंट आया था जो मैं आपको नेक्स्ट वाले में बताने वाली हूँ। चलिए, पहला प्रश्न है आज का अपना, कोसी नदी का प्राचीन नाम क्या है? क्या है? कोसी नदी। देखिए, नदियों से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं और मैंने नदियों से संबंधित 3 से 4 चैप्टर पूरे कंप्लीट करवाए थे। प्रायद्वीपीय नदियाँ, पूर्व से पश्चिम वाली नदियाँ और जो भी हिमालय अफवाह तंत्र की नदियाँ हैं, सारा कुछ मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ। नदियों से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं तो आप नदियों का एक पार्ट पूरा अच्छे से पढ़ेंगे ताकि आपको क्या है, नदियों से संबंधित एक भी क्वेश्चन मिस्टेक नहीं हो, संभावना बने। अभी यहाँ पे कोसी नदी के बारे में पूछा गया है। कोसी नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो कोसी नदी को पहले कोशिकी के नाम से जाना जाता था। कौन से नाम से जाना जाता था? कोशिकी। अब कोसी नदी से एक और क्वेश्चन बनता है आपकी एग्जाम में, वो किस प्रकार का बनेगा? कोसी नदी, इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो ये होता है नेपाल से। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कोसी नदी से बनता है कि कोसी नदी को किसका शोक कहा जाता है, या फिर बिहार का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक इसको कहा जाता है, बिहार का शोक, बिहार का शोक। अब बिहार का शोक क्यों कहते हैं? क्योंकि एक कुछ पर्टिकुलर एरिया है, जैसे भीमानगर वगैरह हुआ है, उस प्रकार के जो एरिया है वहाँ पे क्या है, संभवतः इस नदी की वजह से क्या है, बाढ़ आ जाती है। तो बाढ़ आने का कारण एकमात्र कोसी नदी है और जिसकी वजह से बिहार का शोक इसको कहा जाता है, इस नदी को। तो कोसी नदी को क्या कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, सबसे इंपॉर्टेंट है तुंगभद्रा। देखिए, बाकी ऑप्शन जैसे कुंभ, कुंभा, या आप बोलो कि एक तो कुंभलगढ़ आ जाएगा, एक आ जाएगा कुंभ का मेला, तो वो चीजें अलग हो जाएगी। तुंगभद्रा अगर नदी की मैं बात करूं तो इसको रामायण में किस नाम से बुलाया गया है? रामायण में किस नाम से बुलाया गया है? किस नाम से? तो ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि रामायण में इसका क्या महत्व था और इसको किस नाम से बुलाया गया है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है कि पौराणिक के अनुसार तुंगभद्रा का एक और अन्य नाम है, वो कौन सा है? आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। चलिए, नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित होता है 1986 के अंतर्गत। 1972 का अगर आपसे पूछा जाए तो शिमला समझौता होता है। शिमला समझौता किस किस के मध्य होता है? एक तो अपने साइड से रहते हैं इंदिरा गांधी जी और पाकिस्तान की साइड से आते हैं भुट्टो साहब, तो उनके बीच में क्या है? शिमला समझौता होता है। चलिए आगे बढ़े, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है, निर्मला सीतारमण ने बजट 2019 पेश करते हुए खिलाड़ियों के विकास के लिए राष्ट्रीय खेल शिक्षा बोर्ड रिक्त स्थान के तहत स्थापित करने की घोषणा की थी। देखिए, निर्मला सीतारमण जी कौन है? सभी जानते हैं ना, वित्त मंत्री हैं। इन्होंने पेपरलेस बजट भी अभी प्रस्तुत किया था। बात कर रहे हैं अपन इनके बारे में। 2018 में इसको बनाने की घोषणा हुई थी, 2019 में इसको पेश कर दिया गया था। इसमें क्या है, खिलाड़ियों के लिए 25 खेल भी शामिल किए गए थे, जिसकी अपन बात कर रहे हैं कि खेल शिक्षा बोर्ड के द्वारा जारी किया गया था। खेलो इंडिया, क्या है? खेलो इंडिया। इसके अंदर क्या है, 25 गेम शामिल है, 25 गेम्स। और एक और क्वेश्चन यहाँ से आपका बनेगा, स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर आपसे पूछे जाएंगे। स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर, देखिए अपनी एक ये इसका बता देती हूँ पहले। ब्रांड एम्बेसडर की अगर बात करें, स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर तो रणवीर सिंह हैं। कौन है? रणवीर सिंह हैं। वो जानते हो ना, तत्तड़ वाले मूंछों वाले, कौन है ये? रणवीर सिंह हैं। अब बात कर रहे हैं स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर, ये हो गए हैं। इसके अलावा बात यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर की हो रही है, इसलिए मैं आपको बता दूं कि अपनी एक चेतक सीरीज भी चल रही है, जिसके अंदर अपन ने मोस्ट इंपोर्टेंट 25 चैप्टर शामिल किए थे, जिसके अंदर अपना कल जो चैप्टर होने वाला है वो ब्रांड एम्बेसडर के ऊपर ही होने वाला है। जीआई टैग मैंने कंप्लीट करवा दी है। प्रमुख उत्पादन, राज्य, मेले, महोत्सव, मंदिर वगैरह सारी चीज़ें, नेशनल पार्क कंप्लीट करवा दिए हैं। आपने नहीं देखा है तो आपको अलग से एक
सीरीज मिल जाएगी जिसके अंदर अभी मैंने 7 से 8 ही टॉपिक कराए हैं, 25 टॉपिक टोटल कंप्लीट करने हैं, जो कि नाम रहता है उसका चेतक सीरीज। तो आपने अटेंड नहीं किया है तो अटेंड जरूर करिएगा। सिर्फ 20 मिनट की क्लासेस हैं, 20 मिनट की, 20 मिनट में आपका एक पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने उसके अंदर कंप्लीट कराए हैं, तो आप ज़रूर से उसको कंप्लीट करें। अपने शॉर्ट नोट्स में ज़रूर लिखें कि मैं क्या क्या करवा रही हूँ आपको, उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने उसके अंदर बताए हैं, सारे एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट ही मैंने उसमें लिए हैं, तो आप ज़रूर उसको अटेंड कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन अब सिस्टर निवेदिता का वास्तविक नाम क्या है। सिस्टर निवेदिता, कहीं कहीं सिस्टर की जगह भगिनी निवेदिता यानी कि बहन की उपाधि दी थी। और ये थी कौन, तो ये थी मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल। अब ये है कौन, तो ये किसके शिष्या थी, विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद जो थे, विवेकानंद, इनकी क्या है, ये शिष्या रहती हैं। कहाँ से आती हैं, अमेरिका से आती हैं। सिस्टर निवेदिता की बात कर रहे हैं, भगिनी निवेदिता भी ये नाम से इनको संबोधित किया जाता है। पूछा जाएगा कि किसकी शिष्या थी ये, तो स्वामी विवेकानंद जी की क्या है, शिष्या रहती हैं ये। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाएं तोते की भांति नृत्य करती हैं। अब तोता तो ये बन नहीं सकती, तोते की भांति नृत्य करने की यहाँ पे बात हो रही है। अब देखिए बात कर रहे हैं कि कौन से नृत्य में महिलाएं तोते की भांति जो है नृत्य करती हैं, तो इसमें आ जाएगा सुआ। देखिए तोते का एक पर्याय नाम है जिसको सुआ के नाम से जाना जाता है, यानी कि तोते का अन्य नाम है ना जिसको सुआ भी कहा जाता है। और राजस्थान में ये कल्चरली लैंग्वेज बोला जाता है। सामान्यतः आम क्षेत्र जो है ना, नॉर्मली लोग बोलचाल की भाषा में भी इसके लिए सुआ वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तोता भी कहते हैं, पैरट, ये तो नॉर्मली बोला ही जाता है। इसके अलावा आपके क्षेत्र में तोते को और किस लैंग्वेज से बोला जाता है आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। बात यहाँ पे कर रहे हैं सुआ। अब होता क्या है, महिलाएं जो होती हैं बांस की एक टोकरी बनाती हैं और टोकरी में क्या है, धान भरती हैं। क्या भरती हैं, धान। और उस धान की जो आकृति होती है वो तोते नुमा बना देती है। क्या करती है, तोते नुमा बना देती है, यानी कि सुआ के जैसे बनाती है और फिर क्या है, नृत्य करती हैं। ठीक है, सुआ। अब है कहाँ का सुआ, तो सुआ किया जाता है छत्तीसगढ़ के अंदर। छत्तीसगढ़ का पारंपरिक नृत्य है, आदिवासी इलाके में किया जाता है सुआ नृत्य, जो कि होता है छत्तीसगढ़ के अंदर। अब बात करें झावरा, ये जवारा या फिर ज्वार। अगर तीनों में से कोई भी नाम आ जाए तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एक ही नाम है, जवारा कहें, जावारा कहें या ज्वार कहें। होता क्या है, जब फसल की कटाई होती है, यानी कि ज्वार जो फसल होती है उसकी कटाई होती है, तो कटाई के दौरान जो नृत्य किया जाता है उसको कहा जाता है जवारा नृत्य। कहाँ पे होता है जवारा नृत्य, ये मध्य प्रदेश के अंदर होता है, मध्य प्रदेश के अंदर। और इसमें भी क्या होता है, महिलाएं बांस की टोकरी बना के उसमें ज्वार बाजरा जो भी उनका धान होता है मोटे अनाज के तौर पे, उनको क्या है बांस टोकरी में भर के फिर वो नृत्य करती हैं। बस उसकी शर्त ये रहती है कि उसको हाथ छोड़ के बैलेंस बनाना होता है जो भी टोकरी के अंदर होता है, और हाथ छोड़ के फिर क्या है नृत्य करना होता है। इसमें पुरुष भी उनका बहुत साथ देते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं और पुरुष भी इनके साथ में डांस करते हैं या नृत्य करते हैं। 13 ताली की अगर मैं बात करूँ, 13 ताली ये बेसिकली राजस्थान में होता है। राजस्थान में 13 ताली नृत्य कहाँ पे होता है, राजस्थान में होता है। इसमें महिलाएं पार्टिसिपेट करती हैं, महिलाएं और कभी कभी पुरुष भी शामिल होते हैं। सभी जगह का अलग अलग रिवाज है, कहीं पे पुरुष करते हैं तो कहीं पे महिलाएं, और कहीं कहीं पे पुरुष और महिला दोनों के द्वारा इसका नृत्य किया जाता है। भगोरिया नृत्य की अगर मैं बात करूं, भगोरिया ये भी मध्य प्रदेश का एक नृत्य है भगोरिया, जो कि सामुदायिक कौन सा है, इसमें भील समुदाय, क्या आ जाएगा, भील समुदाय के द्वारा क्या है नृत्य किया जाता है भगोरिया नृत्य। और भगोरिया एक हाट भी है मध्य प्रदेश का, जिसमें मैंने आपको बताया था इसमें भील समुदाय के व्यक्ति शामिल होते हैं, पुरुष और महिलाएं। वो क्या है, एक दूसरे को पसंद करने के बाद में पान का बीड़ा जो होता है वो खिला देते हैं, और अगर मतलब दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, अगर खिला दिया, स्वीकार कर लिया, तो फिर क्या है उनकी बाद में शादी कर दी जाती है। तो ये रिवाज भी काफ़ी हद तक बहुत ही अच्छा है इनका। तो कहाँ पे होता है, मध्य प्रदेश के अंदर है, और भगोरिया हाट लगता है झाबुआ और अलीराजपुर के अंदर। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है अनब्रेकेबल किसकी आत्मकथा है, अनब्रेकेबल
अनब्रेकेबल किसकी आत्मकथा है? तो ये आ जाएगी मैरी कॉम की। किसकी? मैरी कॉम की। छोटा सा बच्चा है इनका, बॉक्सर है ये मैरी कॉम, और इनके ऊपर मूवी भी बन चुकी है। तो मूवी में जो इनका रोल निभाती है वो कौन आती है? तो प्रियंका चोपड़ा जी आ जाएगी। चलिए, क्रिस गेल की अगर मैं आत्मकथा की बात करूँ तो सारे के सारे क्रिकेटर की मैं आत्मकथा आपको बता चुकी हूँ। तो सिक्सर मशीन, तो ये इनकी क्या है? आत्मकथा हो जाएगी। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संगीत उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है? देखिए, ये संगीत भी है और वहाँ के पारंपरिक लोक नृत्य के अंदर भी शामिल है, क्योंकि गा के फिर ही नृत्य होता है। संगीत की बात कर रहे हैं, जैसे हरियाणा साइड चलता है चौपाई, ताली पीट पीट के जो नृत्य करती है ना औरतें। एक तो पंजाब में चले जाओ गिद्दा होता है, उसमें भी गा के ही नृत्य होता है। और तो वहाँ पे चले जाओ हरियाणा, तो हरियाणा में भी यही होता है कि चौपाई को भी गा के फिर ही नृत्य के रूप में बदला जाता है। अब बात कर रहे हैं संगीत जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है, ये नहीं है तो कौन आ जाएगा? टप्पा जो है यहाँ से संबंधित नहीं है। बिरहा, कजरी, रसिया ये यहाँ से संबंधित है। कहाँ से? उत्तर प्रदेश से। अब बात करें बिरहा। अब बिरहा आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा तो आपको मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलेगा। बिरहा गीत, और मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के साथ साथ में आपको राजस्थान में भी ये देखने को मिलेगा। अभी बिरहा गीत गाया क्यों जाता है? तो क्या है, संयोजक की बात माने या कुछ और, बिछड़ने पे ये गीत गाया जाता है। प्रेम प्रेमिका दोनों आपस में अगर बिछड़ जाते हैं तो उनकी याद में जो वियोग के आंसू होते हैं उसमें ये गाया जाता है। तो ये क्या होता है? बिरहा गीत होता है। दूसरा आ जाएगा कजरी बेसिकली आपको यूपी में देखने को मिलेगा, पर यूपी के अलावा ये बिहार का भी है। कजरी, पाइका, मैंने आपको बताया था ना, पूरा श्रृंगार है जिसमें हार वगैरह पहनती है, कमरबंद बांधती है, फिर किस प्रकार से नृत्य करती है। जब मैंने आपको नृत्य से संबंधित चीज़ें कंप्लीट करवाई थी तो उसमें मैंने सारे डाउट आपके क्लियर किए थे और आपको छोटी छोटी ट्रिक भी बताई थी, ताकि आपको हर एक स्टेट की हर एक नृत्य और नृत्यकार के नाम आपको आसानी से याद हो जाए। बात यहाँ पे कर रहे हैं कजरी, यूपी के अंदर तो है ही है, इसके अलावा बिहार के अंदर भी आ जाएगा कजरी, पाइका वगैरह सारे। रसिया, ये रसिया उत्तर प्रदेश का है, इसके साथ साथ में राजस्थान का भी है। और रसिया की बात करें तो एक गाना है ना, रंग रसिया, ये चलता है राजस्थान के श्रीनाथ जी, नाथद्वारा काकरोली साइड। तो उस साइड क्या है, रसिया जो सॉन्ग होता है उस पर नृत्य किया जाता है और ज़्यादातर चलता है राजस्थान के अंदर। ये उत्तर प्रदेश के अंदर भी शामिल है तो राजस्थान के अंदर भी शामिल है। बहुत सारे हैं ऐसे जो, जैसे कि मैं बात करूँ अगर गुजरात की, तो गुजरात के अंदर डांडिया खेला जाता है, नृत्य के अंदर आ रहा है वो गरबा है। तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ गुजरात के अंदर ही है, वो मध्य प्रदेश में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, इधर आ जाओ राजस्थान में भी है। तो सब साइड डांडिया किया जाता है, तो वो चीज़ें आप याद रखिएगा। तो जो जहाँ की चीज़ें हैं प्रॉपर वो तो आपको याद रखनी है। अगर इन स्टेट का नाम नहीं आया, चाहिए यहाँ पे देख लीजिए उत्तर प्रदेश का नाम नहीं आया, इसकी जगह अगर राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार किसी का नाम दे दिया तो भी आपको कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी हैं। चलिए आगे बढ़े। नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था। नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया था? नागरिकता अधिनियम 55 के अंदर। कब होता है? 1955 के अंदर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी फिश ओरेशंस की विशेषता नहीं है? तो ये क्या नहीं है? यह अपरिवर्तनीय है। क्या है? यह अपरिवर्तनीय है। ये साइंस की क्वेश्चन है। एक सीधी सड़क पर चलती कार रिक्त स्थान गति का उदाहरण है, तो सरल रेखिक का उदाहरण हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है, लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2019 में स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? किसे दिया गया है? तो ये कहाँ से आते हैं? सर्बिया से आते हैं, नोवाक जोकोविच। क्या है? नोवाक जोकोविच। कहाँ से आते हैं? सर्बिया से। क्या करते हैं? टेबल टेनिस ही खेलते हैं, टेनिस प्लेयर हैं, टेनिस प्लेयर हो जाएंगे ये, टेनिस प्लेयर। इसी के अलावा अगर मैं बात करूं तो इन्होंने अभी तक 25 ग्रेट स्लैम टूर्नामेंट अभी तक जीत लिए हैं। कितने? 25 में इन्होंने अपना नाम दर्ज करवा लिया है, ग्रेट स्लैम इन्होंने जीते हैं। अब ग्रेट स्लैम के अंदर क्या है? एक तो आ जाएगा अमेरिकी ओपन, अमेरिकी ओपन, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, और विंबलडन।
इनमें तो इनकी क्या है, महारत ही हासिल, आप समझ लीजिए। अगर नाम आ जाए फ्रेंच ओपन में किसका नाम सर्वप्रथम या शीर्ष पे है, तो आपको याद रखना है नोवाक जोकोविच, ठीक है। और इसके अलावा ये जो सारे लिखे हैं ना मैंने, फ्रेंच ओपन, अमेरिकी ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन, इसके अलावा 25 ग्रैंड स्लैम पुरस्कार भी यानी खिताब भी इन्होंने अभी तक जीत लिए हैं, वो भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है, किसी अर्थव्यवस्था के वित्तीय संसाधनों को रिक्त स्थान के द्वारा नहीं जुटाया जा सकता है, तो ये किसके द्वारा, मुद्रास्फीति के द्वारा नहीं जुटाया जा सकता है। ये आपके इकोनॉमिक का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोफ्राइट का उदाहरण नहीं है, तो इसका उदाहरण नहीं आ जाएगा मार्शटिया। क्या आ जाएगा, मार्शटिया। मार्शटिया इसका उदाहरण नहीं है। चलिए नेक्स्ट है, किराने के सामान की डिलीवरी करने वाली नोएडा की कंपनी वेजी इंडिया को किस कंपनी ने खरीद लिया है, तो ये कंपनी किसने खरीदी है, मिल्क बास्केट वालों ने इस कंपनी को खरीद लिया है। यानी कि किराने का सामान घर घर पहुंचाया जाता है, खरीदो आप, जैसे जोमेटो स्विगी पे आप कुछ मंगवाते हो तो उसी प्रकार इस पर कुछ भी मंगवाओगे तो सामान क्या है, आपके घर तक पहुंचा दिया जाएगा। नेक्स्ट है, किसने महाबलीपुरम के भव्य रथ गुफा मंदिरों का निर्माण करवाया था। महाबलीपुरम की यहाँ पे बात हो रही है, किसने करवाया था, तो इसका निर्माण करवाते हैं नरसिंह। कौन करवाते हैं, नरसिंह करवाते हैं इसका निर्माण। महाबलीपुरम के भव्य रथ गुफा का निर्माण ये करवाते हैं नरसिंह। एक तो ये नरसिंह हो चुके हैं, एक और आता है नरसिंह फर्स्ट, सुना होगा ना नाम आपने, नरसिंह फर्स्ट, नरसिंह फर्स्ट। तो ये क्या करते हैं, तो ये उड़ीसा में क्या है, कोणार्क सूर्य मंदिर, क्या है, कोणार्क का सूर्य मंदिर, इसका निर्माण ये करवाते हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर का ये निर्माण करवाते हैं, सूर्य मंदिर का। तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी आपकी एमटीएस के एग्जाम में आ चुका है। चलिए अकबर की मैं बात करूं तो अकबर ने तो बहुत सारे निर्माण कराए हैं, पूरा एक शहर ही बसा दिया था, फतेहपुर सीकरी, काफ़ी समय एग्जाम में आ चुका है, याद रखिएगा। इनसे संबंधित बहुत सारे युद्ध हैं, अकबर महाराणा प्रताप दोनों का नाम अगर साथ में है तो हल्दीघाटी युद्ध आप याद रखिए, हल्दीघाटी युद्ध, ये भी काफ़ी समय एग्जाम में आ चुका है। अशोक की मैं बात करूँ तो बौद्ध स्तूप इन्होंने बनवाए हैं, बौद्ध स्तूपों का इन्होंने क्या है, निर्माण करवाया है। कलिंग युद्ध के पश्चात बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाले एकमात्र राजा कौन है, तो अशोक ही आ जाएंगे। नेक्स्ट है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल लीग शुरू किया गया था, तो ये होता है 1916 के अंदर। कब होता है, 1916 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में मूलतः कितने अनुच्छेद थे। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, बात यहाँ पे हो रही है भारत में पहले यानी कि जब निर्माण किया गया था संविधान का, तब आपसे पूछा गया है कि भारत के संविधान में मूलतः कितने अनुच्छेद थे। अभी कितने हैं वो नहीं, थे आपसे लगाया गया है, तो अच्छे से याद रखिएगा कितने थे, तो 395 थे, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 24 भाग थे। कुछ भी आ सकता है एग्जाम में, कितनी अनुसूचियां थी, कितने भाग थे, ये थे की बात हो रही है। वर्तमान का अगर आपसे पूछा जाए तो 470 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं, और अगर भाग की बात करूं मैं तो 25 टोटल भाग हैं। और संविधान से संबंधित कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, संविधान निर्माता आपसे पूछा जाएगा तो डॉक्टर BR अम्बेडकर आपको याद रखना है। इसके अलावा संविधान का निर्माण करता तो उनको कहा जाता है। इसके अलावा अगर लिखने की बात करें, संविधान को लिखा किसने था, प्रेम बिहारी नारायण जी के द्वारा लिखा गया था। दूसरा, अस्थायी अध्यक्ष आपसे पूछा जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा आपको याद रखना है। स्थायी पूछा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आ जाएगा, तब तत्कालीन राष्ट्रपति हुआ करते थे वो। संविधान का निर्माण होने में कितना समय लगा, अगर ये पूछा जाए तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में टोटल कार्य करने में समय लगा था इनको। टोटल 10 ऐसे देश हैं जहां से कुछ न कुछ अपने भारत के संविधान के अंदर शामिल किया गया है। देश का सबसे बड़ा संविधान कौन सा है, या दुनिया का सबसे बड़ा संविधान कौन सा है, तो अपना ही है। सबसे बड़ा लिखित एवं निर्मित संविधान, कठोर एवं लचीलापन का उदाहरण जहां देखने को मिले वो संविधान कौन सा है, तो भी भारत का आ जाएगा। एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, अमेरिका, नीति निर्देशक तत्व, धर्मनिरपेक्षता, ये सारी चीजें कहां से ली गई हैं, पूरा संविधान के बारे में भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। जरूर संविधान का एक जो पार्ट है वो आप कंप्लीट करें, आपको सारा कुछ डाउट क्लियर हो जाएगा। सेकंड पार्ट भी आने वाला है,
है, जिसके अंदर मैं आपको सारे नीति निर्देशक तत्व और राष्ट्रपति जी की जो शक्तियां हैं वो मैं आपको कंप्लीट करवाने वाली हूँ। बाकी जो सारी चीजें हैं वो मैं एक पार्ट में आपको कंप्लीट करवा चुकी हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले भारतीय वायुसेना के एकमात्र अधिकारी कौन है? तो ये आ जाएंगे निर्मलजीत सिंह शेखो जो हैं, ये क्या है, परमवीर चक्र जो है इनको मिल चुका है। भारतीय वायुसेना के एकमात्र ये अधिकारी रहते हैं। ओलंपिक स्वर्ण पदक के साथ कितने ग्रेट स्लैम टूर्नामेंट जीतने वाले खिलाड़ियों को गोल्ड स्लैम से सम्मानित किया जाता है या पुरस्कृत किया जाता है? ओलंपिक स्वर्ण पदक के साथ कितने ग्रेट स्लैम टूर्नामेंट जीतने पर, यानी कि कितने जीते हैं, तो 4 अगर जीत लिए हैं तो उनको क्या है, गोल्ड स्लैम से पुरस्कृत उनको किया जाएगा। अभी हाल ही में किसने जीता था आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट है रिक्त स्थानीय शासन में कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो ने भारत का दौरा किया था। कब आए थे, यानी कि किसके शासनकाल में ये यहाँ पे आए थे? तो ये आते हैं किसके शासनकाल में आते हैं? तो ये आते हैं जहांगीर के शासनकाल में। कब आते हैं? जहांगीर। देखिए मैंने मुगल सम्राट तो सारे पढ़ाए हैं, PHAJ, तो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, फिर आता है शाहजहां। यानी अंग्रेज आना तो शुरू हो गए थे अकबर के शासनकाल में, पर शाहजहां जो थे उनके शासनकाल में आते आते इनको परमिशन मिल गई थी हर एक चीज़ करने की। यानी कि कहा जाता है ना, सूरत, मछलीपट्टनम, इनमें सबसे पहले इन्होंने क्या है, अपना कार्य प्रणाली इन्होंने शुरू करी थी अंग्रेजों की। तो बात यहाँ पे कर रहे थे कैप्टन हॉकिंस और थॉमस रो ने भारत का दौरा किया था। तब किसका शासन हुआ करता था? जहांगीर का। सही तौर पे अगर अंग्रेज आए, स्थापित किया कोई भी कार्य रोजगार लेने के लिए, तो वो शाहजहां का कार्यकाल हो जाएगा। और इसके अलावा आए किस में थे? आना तो अकबर के शासनकाल में ही शुरू हो गए थे। हुमायूं कौन है? तो ये क्या है, मुगल सम्राट जो हैं, ये इनके संस्थापक माने जाते हैं, मुगल साम्राज्य के संस्थापक माने जाते हैं। अकबर, मुगल सम्राट जितने भी हुए हैं सबसे शक्तिशाली राजा हुआ करते थे, शक्तिशाली, जिन्होंने हिंदू प्रजा को भी क्या है, प्रजा समझा, बाकी ने नहीं समझा। बाकी सब सिर्फ मुस्लिम प्रजा का ही भला चाहते थे और हिंदुओं का नहीं चाहते थे। बात कर रहे हैं शेरशाह की। शेरशाह सूरी को आप सभी जानते हैं किसके समकालीन थे? अकबर, बाबर के, हुमायूं के समकालीन हुआ करते थे शेरशाह सूरी। और इनका एक प्रसिद्ध क्वेश्चन बनता है ग्राहड ट्रंक रोड, इन्हीं के द्वारा निर्माण करवाया गया था। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो पिदरूलागला, ये क्या है, यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। अभी श्रीलंका बची है, मतलब जो रामायण काल की दिखाई गई थी वो है या नहीं? आपने अगर देखा है, मतलब कहीं पे भी नेट पर पढ़ा है या उसके वीडियो वगैरह देखे हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट है संशोधन के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था। यानी कि कौन से अनुच्छेद के अंदर है ये? तो अनुच्छेद 86। तो अनुच्छेद 86वां जो है उसमें क्या है, 2002 के अंतर्गत 21A के तहत क्या किया गया है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्यतः अधिकार के ऊपर या कर्तव्य के अंदर इसको शामिल कर लिया गया। यानी कि अब ये कर्तव्य है, आपका भी कर्तव्य है। अगर आपके आसपास ऐसा कुछ होता है जिसमें 6 से 14 वर्ष का बच्चा है, अगर वो कहीं पे भी काम कर रहा है, जब उसकी उम्र है शिक्षा प्राप्त करने की और वो कहीं काम कर रहा है, तो आप इसकी शिकायत पुलिस में जरूर करें। क्योंकि क्या होता है कि जब सरकार ने ही प्रावधान बना दिया है 86वां 2002 21A के तहत इन्होंने ये एक प्रावधान लिखा गया है कि अधिकार या कर्तव्यों के अंदर ये शामिल किया गया है, कर्तव्य जोड़ा गया था। तो इसमें क्या बताया गया है कि 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्यतः शिक्षा प्रदान की जाए। 14 वर्ष से ऊपर होने के बाद वो कुछ भी करे, पर उससे पहले उनको क्या है, शिक्षा प्राप्त करना है, और ये आपको भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट है रिक्त स्थान को सिंधु घाटी सभ्यता द्वारा की गई सबसे पुरानी खोज माना जाता है। तो सबसे पुरानी खोज है भिरडाणा। क्या है? भिरडाणा सबसे पुरानी खोज है। राखी गड्डी कहाँ पे है? हरियाणा के अंदर है। कहाँ पे है? हरियाणा के अंदर। मोहनजोदाड़ो, अलाहादीनो, ये कहाँ पे है? तो ये अपने पाक के पास में है। अपना पाक नहीं है, था एक टाइम पे, एक टाइम आएगा ना वापस भारत पाक को अपने अंदर खींच लेगा भाई, वापस शामिल करेगा।
चलिए नेक्स्ट है मार्क्स का के प्रमुखों में भक्षण के लिए एक फाइल नुमा रेस्पिंगक होता है, जिसे क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है काइट नट्स। क्या कहा जाता है? काइट नट्स इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है लेटराइट मृदा आयरन। क्या है? लेटराइट मृदा आयरन रिक्त स्थान से भरपूर होती हैं, तो ये होते हैं पोटेशियम से भरपूर। किससे होती हैं? पोटेशियम से ये भरपूर होती हैं। ये थे आज के अपने मोस्ट इंपोर्टेंट 25 क्वेश्चन। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है, चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करके जरूर जाइएगा। पहली बार आए हैं तो कमेंट करके भी जरूर जाइएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।